हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्टेट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है, उसकी डिटेल्स पढ़ी थी। आज हम इसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम शेड्यूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसका थोड़ा सा ले लेते हैं ओवरव्यू। ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हमारे पास प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स पड़े होंगे। और इधर हमारी मेन मेमोरी होती है जिसमें प्रोसेसेस पड़े होते हैं, और इस तरफ हमारा रिसोर्स है सीपीयू जो कि एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस की वेट कर रहा है। ओके, अब क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम्स पड़े हैं, जब यूजर ने इनको क्रिएट किया होगा तो हम बोल देते हैं कि उसने एक प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट बना दी, न्यू। एक्चुअल में सिस्टम को नहीं पता चल रहा होता कि ये स्टेट्स डिफरेंट है, ये हमारे पढ़ने के लिए है। यूजर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसेस अभी कौन सी स्टेट में है कौन सी नहीं है, बट ये हमारे पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम प्रोसेसेस को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब प्रोग्राम कोई क्रिएट होता है और वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, उस टाइम पे प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि ये अभी क्रिएट हुआ और ये न्यू स्टेट में है। अब न्यू स्टेट से प्रोसेस को मेन मेमोरी में आना है। मेन मेमोरी में आएगा तभी तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं करता सेकेंडरी मेमोरी से ना, तो मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा टू गेट एग्जीक्यूटेड। अब इस प्रोग्राम को जो मेन मेमोरी में लाने का काम है वो किसका होता है? एलटीएस। एलटीएस क्या होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। हमारे पास तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं, उनमें से एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो क्या करता है, जो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस पिक किया जाए, कौन सा प्रोग्राम पिक किया जाएगा टू एलोकेट इट टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में लेके किस किस को जाना है वो ये डिसाइड करेगा। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर मिक्स ऑफ जॉब्स को सिलेक्ट करे। प्रॉपर मिक्स ऑफ जॉब्स का मतलब क्या है? हमारे पास दो तरह की जॉब्स होती हैं। एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड, मतलब जिनमें ज्यादातर टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में लगता है, और एक होती है सीपीयू बाउंड जॉब्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंप्यूटेशन के लिए लगता है। इसलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर गुड मिक्स को लेकर जाए। ठीक है, गुड मिक्स को हम इसलिए बोलते हैं कि आधी जॉब्स उसकी होनी चाहिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, और दूसरी होनी चाहिए सीपीयू बाउंड जॉब्स। एक तरफ इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स, एक तरफ सीपीयू बाउंड जॉब्स, दोनों को ही लेके जाना चाहिए आधी आधी, ताकि हमारा जो सिस्टम की भी फुल यूटिलाइजेशन निकले और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी फुल यूटिलाइजेशन निकले। और इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता है। कितने प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब यहां से जो प्रोसेसेस यहाँ पे आए, जो यहाँ से जो प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोसेस बन गए, वो मेन मेमोरी में आ गए। जब ये मेन मेमोरी में आते हैं तब उस टाइम पे जो स्टेट बनती है वो बनती है रेडी स्टेट, मतलब कि जो प्रोग्राम रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जो प्रोसेसेस पड़े हैं वो रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द सीपीयू। तो ये कौन सी स्टेट में है? रेडी स्टेट में। और जो इसके रेडी स्टेट में होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेन मेमोरी में ही एक रेडी क्यू बन गई होगी, एक ऐसी क्यू बन जाती है रेडी क्यू, जहां से सीपीयू सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब यहां से प्रोसेसेस को सिलेक्ट होके सीपीयू के पास जाना, राइट? इसीलिए तो आए हैं मेन मेमोरी में, ताकि टू गेट एग्जीक्यूटेड। अब यहां से इनको सीपीयू के पास जाना है, तो उस चीज को जो सिलेक्ट करेगा वो कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। वो कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, जब प्रोसेस यहां से, और ये इतना फ्रीक्वेंट होता है, अगर आप वो कर रहे हो, आगे हम पढ़ेंगे प्रेम्पशन और नॉन प्रेम्पशन के बारे में, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये क्या करता है, एसटीएस क्या करता है, मेन मेमोरी से सेलेक्ट करके सीपीयू को एलोकेट कर देता है। अब जो प्रोसेस, अब सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी के सारे रेडी क्यू में अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे सीपीयू जो है, जो प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट है वो है हमारा रनिंग स्टेट में। वो हमारा किस में है? रनिंग स्टेट में।
अब हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई? न्यू स्टेट हो गई जब वो क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट हो गई जब वो एग्जीक्यूशन के लिए पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हो गई हमारी रनिंग स्टेट, राइट? अब रनिंग स्टेट से दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो ये सीधा टर्मिनेट हो जाए, यहां से दोबारा से ये यहां पे चला जाएगा और टर्मिनेट स्टेट में आ जाएगा, एग्जिट सिस्टम कॉल आएगी यहां पे और ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट किस केस में होगा? जब इसका बर्स्ट टाइम, मतलब कि जितनी इसको कंप्यूटर सीपीयू की जरूरत थी वो इसका टाइम फिनिश हो गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको टर्मिनेट कर देगा। ये इसकी फोर्थ स्टेट है। एक स्टेट और होती है हमारे पास, जब रनिंग स्टेट से वो कह रहा है कि मैं रन हो रहा हूं। जब हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेसेस है उनको बीच में इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भी आ सकती है, आईओ रिक्वेस्ट भी आ सकती है। आईओ रिक्वेस्ट का मतलब कि उसे हार्डवेयर की जरूरत पड़ गई, किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की उसको जरूरत पड़ गई, उसको वो यूज करना है। तो उस केस में जो रनिंग है वो क्या करता है? वेटिंग स्टेट में डाल देता है। जो प्रोसेस है वो कहां पे चला जाएगा? वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, राइट? वेटिंग स्टेट में जाएगा, यहां से यहां पे ये वेट करेगा। अब ये वेटिंग स्टेट में भी कहां होती है? मेन मेमोरी का ही पार्ट है ये भी। वेटिंग स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। तो वेटिंग भी कहां हो रही है? हमारी मेन मेमोरी में। तो वेट करता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की। जब वो कंप्लीट हो जाए, दे डायरेक्टली हैव टू गो टू द रेडी स्टेट। इसके वेटिंग स्टेट के बाद दोबारा से रेडी स्टेट में जाना होता है, ना कि रनिंग स्टेट में। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो सकता है कि वेटिंग स्टेट्स में वो दोबारा डायरेक्टली रनिंग स्टेट में आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये पॉसिबल नहीं है। वेटिंग स्टेट से हमें हमेशा रेडी स्टेट में जाना, और रेडी स्टेट से दोबारा हम सीपीयू के पास रनिंग स्टेट में जा सकते हैं। ये हमारी हो गई फिफ्थ स्टेट। अब आप इसमें से ये देखें कि जो हमारी न्यू और टर्मिनेट स्टेट है, न्यू एंड टर्मिनेट स्टेट है, वो किस मेमोरी का पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है? और जो रेडी स्टेट है एंड वेटिंग स्टेट है एंड रनिंग ऑल्सो, वो मेन मेमोरी का पार्ट है, राइट? मेन मेमोरी का पार्ट है। अब हमने यहां पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक चीज ये कर सकते हैं, अब हमें पढ़ना है मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में। एक चीज टर्म होती है हमारे पास मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये जो 5 स्टेट्स मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये आपकी बेसिक स्टेट्स है। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स और होती हैं जो एक्सटेंडेड स्टेट्स हम बोल देते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे यहां पे कि जो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ गया और रेडी से दोबारा से सीपीयू के पास चला गया। अब क्या होता है, हमारी जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड है। वो क्या कर रही है? मेन मेमोरी हमारी लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो उसको खाली करना है, किसी तरीके से खाली करना है। तो हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसमें हम कहते हैं प्रोसेसेस को कि अगर आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है या आप स्टार्व हो रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस पड़े हो, वो काफी देर तक वेट ही करी जा रहे हैं, सीपीयू की वेट ही करी जा, वो एग्जीक्यूट होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी की इस पार्ट में, वर्चुअल मेमोरी के पार्ट में जाके उसको स्टोर कर देंगे, राइट? उसको स्टोर कर देंगे, वर्चुअल मेमोरी के पार्ट में जाके स्टोर कर देंगे, और इस चीज को हम बोल देंगे स्वैप आउट, ठीक है? और जब उन्होंने अपना टास्क या वेट थोड़ा कर लिया, वापस उन्होंने मेन मेमोरी में आना है, तो यहां से वो इसको क्या बोल देंगे हम? स्वैप इन, ताकि वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के पास आ जाए। इसको हम बोलते हैं स्वैप इन। अब इस प्रोसेस को कौन हैंडल करता है? स्वैप इन एंड स्वैप आउट को कौन हैंडल करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, इसको कौन हैंडल करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, ये जो मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया, अब जब वेटिंग स्टेट से, मान लो वेटिंग स्टेट भी हमारी मेन मेमोरी में, यहां से प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं, तो हम इसको अगर सस्पेंड बोलते हैं तो वो चले जाते हैं सस्पेंडेड वेट स्टेट में।
जिसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। सस्पेंडेड वेट स्टेट में जब उनकी वेट ओवर होने वाली होती है तब उसको बोल देते हैं सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, राइट। जो हम स्वैप आउट करते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंडेड वेट। इसमें भी दो क्यूज होती हैं, एक वेटिंग और एक रेडी, और जब वो स्वैप इन होने वाला होता है तो वो रेडी सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आ जाता है। ओके, तो ये जो हम, और अब इसके देखो, अब इसकी कितनी स्टेट्स हो गई, सस्पेंडेड वेट एंड सस्पेंडेड रेडी जो है वो किस मेमोरी का पार्ट होते हैं, सस्पेंडेड वेट एंड रेडी आर पार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सस्पेंडेड वेट एंड सस्पेंडेड रेडी आर पार्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके ओके, ये जो मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया है, ये मैंने आपको बताया है मल्टी प्रोग्रामिंग विद नो प्रेम्पशन। अभी इसमें जो प्रोसेसेस हैं, जो एक बार एलोकेट हो गया सीपीयू को, वही एग्जीक्यूट होगा पहले, राइट। तो उस केस का सिनेरियो बताया मैंने आपको, ठीक है। पर अगर इसमें प्रोसेस में प्रेम्पशन लग जाए, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे हम कि मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रेम्पशन, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं। जो पहले मैंने अभी सारा समझाया है आपको, ये उसका एक प्रॉपर डायग्राम है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। अगर पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो न्यू स्टेट में आती है और न्यू स्टेट से एडमिट होके वो रेडी स्टेट में आ जाती है। रेडी स्टेट से, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो जो मेन मेमोरी का पार्ट है, शेड्यूलर डिस्पैचर जो होता है वो उसको डिस्पैच कर देता है रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में मतलब कि सीपीयू उसको एलोकेट हो चुका है, रिसोर्सेस उसको मिल चुके हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब रनिंग स्टेट से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एग्जिट करके टर्मिनेट हो जाए, या कोई उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गई है तो वो उसको फुलफिल करने के लिए वेटिंग स्टेट में आ जाए, राइट। और वेटिंग स्टेट में जब आएगा, वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो भी उसको आएगी वो उसको फुलफिल करने के बाद इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन के बाद दोबारा से रेडी स्टेट में जाएगा और रेडी स्टेट में वेट करेगा फॉर इट्स टर्न टू गेट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सीपीयू। ओके, अब जो मैंने आपको बताया मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रेम्पशन, अब प्रेम्पशन क्या होता है कि काफी सारे प्रोसेसेस पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, और कुछ में कंफ्लिक्ट चल रहा है कि मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा, मैं पहले एग्जीक्यूट करूं, और ये सारे रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, सारे के सारे रेडी क्यू में पड़े। तो एक प्रोसेस मान लो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम पे एक प्रोसेस आता है P5 जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है। उसी टाइम पे सिस्टम क्या जनरेट करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और जो P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर दिया जाएगा, उसी वक्त रोक दिया जाएगा, और यहां से P5 को दोबारा से उठा के रनिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा। यहां P5 आ जाएगा और P1 वापस रेडी क्यू में आ जाएगा। तो ये चीज जो थी, ये अगर डंडी लगी है रनिंग स्टेट से रेडी क्यू की, जो ये बार मैंने बनाई है, अगर ये लगी हुई है, दैट मीन्स आपकी जो कौन सा इन्वायरमेंट काम कर रहा है उस टाइम पे मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रेम्पशन काम कर रहा है। ओके, रनिंग स्टेट से अगर रेडी स्टेट में आ गए हो तो इंटरप्ट जनरेट होगी एक, और वो प्रोसेस को, वो सीपीयू को वो प्रोसेस को रिलीज करना पड़ेगा, फोर्सफुली रिलीज करना पड़ेगा, और जो रनिंग प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आ जाएगा, और रेडी क्यू में से जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसके लिए इंटरप्ट जनरेट किया गया है वो आ जाएगा हमारा रनिंग स्टेट में। अब वेटिंग स्टेट से दो और स्टेट्स निकलती हैं जो कि है वेटिंग सस्पेंडेड, मतलब कि उनको सस्पेंड करके दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया गया, सस्पेंडेड वेट स्टेट, और यहीं से सस्पेंडेड रेडी स्टेट। और सस्पेंडेड रेडी स्टेट से
ये फिर जाती हैं हमारे पास रनिंग स्टेट के पास ही। जब सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आ गई तो अब ये वर्चुअल मेमोरी का पार्ट है। अब इनको दोबारा से मेन मेमोरी में भी तो लाना है, दोबारा से भी इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि ये सस्पेंड हुई, इनकी हाफ ऑफ द एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई होती है, कईयों की तो हाफ भी नहीं हुई होती, ये स्टार्व कर रही होती है सिस्टम में। तो इनको जब वापस से रेडी क्यू में लाना पड़ता है टू गेट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सीपीयू। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हमारे पास एनवायरनमेंट है मल्टी प्रोग्रामिंग विद नो प्रेम्पशन या विद प्रेम्पशन, तो हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी स्टेट्स बन जाती हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है मिनिमम हमारे पास 5 होती हैं, मैक्सिमम हमारे पास 7 बन जाती है। आप देख सकते हो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट, ये 5 स्टेट्स मिनिमम ये तो बनेंगी ही बनेंगी कोई भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हो। और मैक्सिमम कब बनेंगी, कितनी बनेंगी? 7। सस्पेंडेड वेट या सस्पेंडेड रेडी, हो सकता है कि वो सस्पेंड करे या ना करे, तो मैक्सिमम हम बोल देते हैं 7 बनती है, मिनिमम 5 तो बनेंगी ही बनेंगी। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के साथ। अब इसके साथ अगर हमारा एनवायरनमेंट यूनी प्रोग्रामिंग है, यूनी प्रोग्रामिंग मतलब कि हमारे पास एक ही प्रोसेस है एग्जीक्यूट होने के लिए, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है टू गेट एग्जीक्यूटेड, तो उस केस में हमें रेडी क्यू की जरूरत ही नहीं होती है। न्यू से वी विल डायरेक्टली गो टू रनिंग, रनिंग से टर्मिनेट। हाँ, इसमें यह है कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ सकती है तो वेटिंग स्टेट, और वेटिंग से दोबारा से, तो ये सीन बनता है। ये है यूनी प्रोग्रामिंग का जिसमें सिंगल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा, सिंगल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा यूनी प्रोग्रामिंग में। तो एक ये सीन बनता है। इसमें मिनिमम स्टेट्स कितनी आएंगी यूनी प्रोग्रामिंग में? मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक प्रोसेस स्टेट्स, ट्रांजिशन डायग्राम्स एंड शेड्यूलर्स। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।